हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें मूल टॉपिक है आवेश। अब आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसकी संकल्पना किसके आधार पर किया जाता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और इसके मात्रा कौन कौन सी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं। आवेश से हम लोग क्या समझते हैं। आवेश का मतलब होता है वैद्युत एवं या आवेश का गुण होता है वैद्युत या आवेश वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसकी जो क्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भागा, सब हम लोग सिंपल तरीका से कर सकते हैं। इसी कारण इसे बीजीय रूप में जाना, इसकी क्रियाएं बीजीय रूप में की जाती है। अब है आवेश का प्रकार। अब आवेश मुख्य रूप से दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे, जिसे अगर दो वस्तुओं को अगर आवेशन कराएंगे तो किसी में इलेक्ट्रॉन की हानि होगी और किसी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उसे धनावेश कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उसे ऋणावेश कहेंगे। अब आवेश, दो आवेशों के बीच कुछ ना कुछ बल लगता होगा, तो उसमें आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के रूप में जानते हैं। अब दो आवेश कौन कौन, या तो पहला एक पॉजिटिव आवेश हो सकता है और दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है। वो जब वैसा आवेश रहेगा तो तब उसको सजातीय आवेश कहेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हो, दो आवेश है दोनों पॉजिटिव हो तो उसको सजातीय कहेंगे। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उसको विजातीय आवेश कहेंगे। विजातीय का मतलब विपरीत आवेश। जैसे यहाँ पे देखा गया माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों सजातीय आपस में है, प्लस माइनस माइनस प्लस विजातीय है। जब आवेश सजातीय हो मतलब दोनों का आवेश का समान हो तब वो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब आवेश विजातीय हो तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब आवेश के बारे में तो समझ ही है। अब आवेशन यानी आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। जैसे आवेश का स्थानांतरण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या आवेशन कहलाता है। अब उसके लिए कई सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जब आवेशन की क्रिया इस प्रकार से होती है तब उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगला चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में होता है क्या कि कोई आवेशित वस्तु को कोई अनावेशित वस्तु के साथ अगर सटा दें या संपर्क कर दें, जोड़ दें, तब वह उसका आवेश उसमें प्रवाहित हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बिजली का उपयोग चालन द्वारा आवेशन के द्वारा ही करते हैं। जैसे एक आवेशित तार होता है जिसको हम लोग बिजली का तार, उसमें टोका फंसाते हैं तो उसका आवेशन संपर्क के द्वारा जुट के उस वायर में हम लोग लाते हैं, फिर उसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। अगला है प्रेरण द्वारा आवेशन। इस आवेशन की विधि में होता क्या है कि एक आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं, उसमें ठेकाते नहीं है या उसको साथ जोड़ नहीं देते हैं, केवल इसको संपर्क में लाते हैं। जैसे अगर ये वाला उदासीन वस्तु है तो मान लिया जाए आवेशित है, धनावेश है, तो इसको संपर्क में लाएंगे, सटाएंगे नहीं, केवल संपर्क में लाते हैं। तो संपर्क में लाने पे होता क्या है कि ये तो धनावेश है, तो ये क्या करेगा, धनावेश है, ये तो उदासीन है, तो इसमें दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनावेश है तो इसके और कौन आकर्षित होना चाहेगा, ऋणावेश, तब ना वो आकर्षित करेगा। तो ऋणावेश इसकी ओर आकर्षित होना चाहती है और धनावेश उससे दूर, उसी सतह में दूर हो जाती है। अब उसको क्या करते हैं कि भूमि से जोड़ देते हैं, जिसको अर्थिंग के रूप में जान सकते हैं। उसे भूमि से जोड़ने पे होता क्या है कि तो धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गया, बच कौन गया, ऋणावेश बच गया। तो ऋणावेश है कि जोड़ने पे वो जमीन में चला जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसका ऋणावेश जमीन में चल गया और इसके साथ है धनावेश, तो यहाँ पे बच कौन गया, ऋणावेश। जब जमीन के संपर्क को तोड़ते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, तो पूर्ण गोला है जो या स्केल ऋणावेशित हो जाती है। तब हम लोग आवेशन की तीन विधि पढ़े, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आवेशन कब तक होगी, अब हमेशा रगड़ते रहेंगे थोड़े ना हमेशा आवेश उत्पन्न होगी। जब दो वस्तु को रगड़ेंगे तो पहली वस्तु का जो आवेश और दूसरी वस्तु का आवेश अगर रगड़ने तक, जब तक दोनों का आवेश बराबर न हो जाए, मतलब ई प्लस का मान और ई माइनस का मान अगर बराबर हो जाए, तब तक आवेशन की क्रिया होगी।
और दोनों का विभवांतर शून्य हो जाने पे आवेशन की क्रिया करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आवेश की संकल्पना मतलब आवेश को किस आधार पे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। तो आवेश का मात्रक किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे आवेश का मात्रक निकाला जाता है। जैसे अब किसी वस्तु में जैसे इलेक्ट्रॉन के आधार पे इसका मात्रक निकाला जाता है, इसकी संकल्पना है जो इलेक्ट्रॉन के आधार पे की जाती है। इसका SI पत्ती के रूप में होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर गुने सेकेंड निकलता कहाँ से, एम्पियर गुने सेकेंड को हम लोग कूलम बोलते हैं, जिसे C द्वारा निरूपित किया जाता है। अभी निकला है Q बराबर IT से, I की जगह समय का हो गया T या Q का एम्पियर, आवेश का एम्पियर, I बराबर QT, Q का हो गया एम्पियर और T का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड से कूलम। अगला आवेश का मात्रक सीरियस पत्ती में होता है स्टेट कूलम। तो आई से एम्पियर, आई के एम्पियर विद्युत धारा के एम्पियर होता है, कूलम के थोड़े होता है। कूलम तो अधिक है, क्यों आवेश है। सीरियस पत्ती में स्टेट कूलम होता है। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। अब यहाँ पे इसके आधार पे कुछ और मात्रकों का यूज करते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम आवेश होता है, 1 नाइनो कूलम में 10⁻⁻9 कूलम आवेश होता है, 1 पिको कूलम में 10⁻⁻12 कूलम आवेश होता है, 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻3 कूलम आवेश होता है। अगला विद्युत चुम्बकीय मात्रक, आवेश के विद्युत चुम्बकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिटी, इसे फैराडे के रूप में जानते हैं। तो 1 फैराडे में 956 या 9650 कितना हो गया, इकाइंदा संख्या 96,500 कूलम आवेश होता है 1 फैराड में। अब आवेश का है क्वांटीकरण। आवेश का प्रकार देख लिए, इसके गुण देख लिए, इसके आवेश को उत्पन्न करने की विधि आवेशन देख लिए, इसकी संकल्पना देख लिए। अब है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब आवेश का जोड़, घटाव, गुना, भागा। तो इसमें एक स्थिर मान E का स्थिर मान, नियत मान रखा जाता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻1 कूलम। यहाँ पे कि आवेश का क्वांटीकरण में Q बराबर Ne, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, N इलेक्ट्रॉन के मतलब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, N का मतलब जितना में आवेश है उसकी संख्या। तो अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युत का मतलब जब आवेश से गमन ना करे, आवेश का हो उसमें मगर स्थिर हो, तब उसको स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। अब स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर वैद्युत बल से 2 आवेशों के बीच बल लग रहा होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे कूलम बल के नियम से निकलता है। कूलम बल का नियम यह है कि जो बल होता है 2 आवेशों के बीच गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब बल निकलता है K × कांस्टेंट × Q1 × Q2/r², जहाँ पे Q1 है, Q2 2 आवेश हैं, 2 बिंदुओं के बीच आवेश है, R है दोनों आवेश के बीच की दूरी है, और F वहाँ पे बल है। अब K एक यहाँ पे K एक नियतांक के रूप में कार्य करता है, जिसका मान होता है 1/4πε0 या नॉट। इसकी भी मान होती है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग उसका एप्सिलॉन का मान होता है। जैसे हवा में अगर एप्सिलॉन का मान 1 होता है, मेटल धातु में एप्सिलॉन का मान अनंत होता है, वाटर में यानी जल में एप्सिलॉन का मान 81 होता है। पर अलग अलग माध्यम में रख के इसका मान निकाल सकते हैं। अगला है स्थिर वैद्युत बल या कूलम बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण में एक आकृति है जहाँ पे यह है x अक्ष और y अक्ष, इसके बीच में 2 आवेश लिया गया है, Q1 और Q2। अब इस आवेश के बीच की दूरी को R1 माना गया है, इस आवेश के बीच की दूरी को R2 माना गया है। तब जब यहाँ पे Q1 से Q2 करेंगे तो इसकी दूरी
R12 हो जाएगी। जब Q1 से Q2 की ओर करेंगे तो इसकी दूरी R21 लेंगे। तो F जब इसके बीच दोनों आवेशों के बीच कुछ न कुछ बल लग रहा हो तो उसका मान निकालने के लिए F12 कौन सा मान लेंगे? F12 1 से 2 की ओर, यानी कि इधर से ऊपर वाला के लिए, तो ऊपर वाला की दूरी क्या हो जाएगा? F यहाँ पे देखो, यहाँ पे K का मान K इंटू Q1, यानी दो आवेशों का गुणनफल। तो दो आवेश Q1 Q2 लिया गया है और उसके बीच के दूरी के वर्ग, तो उसके बीच की दूरी इधर से इधर के लिए R21 लिया गया है। तो R12 1 से 2 की ओर, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 होगा। तब जब 12 लेंगे तब इसके बीच की दूरी कौन हो जाएगा? 12 R12 होगा, तो इसकी दूरी हो गया R12 का स्क्वायर। और F अगर 21 लेंगे इधर से 2 से 1 की ओर, तब उसके बीच की दूरी का हो जाएगा 21 का स्क्वायर। इससे यह पता चलता है कि F12 यानी इधर से इधर की ओर अगर उसका दिशा लें तो उसी का परिणाम, दोनों का परिणाम बराबर होगा, मगर दिशा में वे विपरीत होंगे। जितना परिणाम इसका होगा इस बेस पे लग रहा होगा बल, उतना ही बल इस बेस पे भी लग रहा होगा। परिणाम सेम होगा मगर दिशा विपरीत होगा। इस बेस के कारण इस पे बल लगेगा तो इस दिशा में होगा, इस बेस के कारण इस पे बल लगेगा तो विपरीत दिशा में होगा। अब हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ऐसा रोको क्या मिनट के हुआ होगा।